हेलो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अपना टॉपिक शुरू करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस की जो एप्लीकेशन थी वो पढ़ी थी। उसके बेसिस पे कैसे आप डिफरेंट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, कौन कौन सी गैसेस हमें रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे मिलती है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। अपने इस थर्ड लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसकी टेंडेंसी क्या रह सकती है, कैसे उसको हम नाम दे सकते हैं और उसके बेसिस पे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो क्या होती है। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। कोई एक इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की कितनी टेंडेंसी रखती है, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी हो सकती है और लूज करने की भी टेंडेंसी हो सकती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया देखो हमने यहाँ पे। इसमें आपको क्या बता रहा है कि अगर सिर्फ लूज करने की टेंडेंसी है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर टेंडेंसी गेन करने की है, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए? ऐसा हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन का मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से होता है और रिडक्शन का जो मतलब है वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होता है। तो लूज और गेन करने के बेसिस पे ही आपने नाम क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रो पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब क्योंकि एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है, तो इसलिए आपको इसका यहाँ पे ये रिलेशन बता रखा है। इस रिलेशन में देखो क्या बताया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज माइनस टाइम्स, ये नेगेटिव का साइन है यहाँ पे, इज माइनस टाइम्स ऑफ द रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल। मतलब एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपके पास ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू है सपोज एक्स, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सपोज उसकी वैल्यू एक्स दी आपको। तो अगर आप इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो दैट वैल्यू विल बी माइनस एक्स, उसका माइनस टाइम्स हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड के अंदर कोई फर्क नहीं होता, पर जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस चीज को हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। कई बार इसके अंदर डाउट आता है कि अगर मान लो किसी चीज का इलेक्ट्रोपोटेंशियल पॉजिटिव है तो हमने उसको नेगेटिव में लेना ही क्यों है, अगर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में गिवन है तो नेगेटिव में लेना ही क्यों है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हम जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है और उसी की फॉर्म में ही हमें न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू चाहिए, जिसको हम आज ही अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या बता रहा है आपको कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब अभी हमने जो पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हमारे पास क्या है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की जो टेंडेंसी है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि आप किस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो, उसका नेचर कैसा है, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी रखता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके ज्यादा स्टेबल बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनेगा। तो इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है फर्स्ट उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड, जो आपने आयन का सॉल्यूशन लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन दी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर आपने इस इलेक्ट्रोड को रखा हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होने से भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की टेंडेंसी पे फर्क पड़ता है। थर्ड, टेम्परेचर, कि आप ये सब कुछ किस टेम्परेचर पे चेक कर रहे हो। टेम्परेचर वेरी होगा तो भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की टेंडेंसी वेरी करेगी। तो ये तीन फैक्टर है जिसको आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका बनता है एमसीक्यू से रिलेटेड। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको बोलेगा कि कौन सा फैक्टर जो है वो जिसपे इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तो तीन ऑप्शन तो आपको बस ये हो गई और एक और फोर्थ ऑप्शन देगा, सपोज प्रेशर दे देता आपको, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? अब देखो इसके अंदर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई हुई है। कहता है इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कहता अगर आप उसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मतलब है
1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखें 1 मोलर, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई। सेकंड, एंड एट ए टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, जिसको आप रूम टेम्परेचर भी बोल देते हो, 298 केल्विन। दूसरी कंडीशन ये आ गई, कहता है इस टेम्परेचर पे और इस कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो उस इलेक्ट्रोड वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट वैल्यू इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उस वैल्यू को आप डिनोट कर देते हो ई नॉट से, उसे हम ई नॉट भी बोल देते हैं, उसे हम ईएमएफ भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम उसे ये भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल्स के अंदर अभी वैल्यू यूज करेंगे, ये टर्म भी यूज करेंगे। दोबारा बता देता हूं, देखो ये स्टैंडर्ड वाला पॉइंट कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप निकालना चाहते हो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसके लिए आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। वो हम किस कंडीशन पे बात करते हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 298 केल्विन। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, आपको अलग अलग कंडीशंस दे देगा, अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है वो कौन सी वैल्यू होती है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर इतना? अब देखो इसके अंदर आपको मैंने यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द स्टैंडर्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, इज टेकन टू बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू 0, देखो हाइड्रोजन की वैल्यू 0 इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर ना प्लस भी चार्ज आ सकता है और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस भी चार्ज आ सकता है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी टेंडेंसी है और इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की भी टेंडेंसी है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम इसकी वैल्यू क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। क्लियर? अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, इसको कई बार ये शॉर्ट में भी लिख के दे, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड हमने कुछ +1 में भी पढ़ा था रेडॉक्स के अंदर, पर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आएगा। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना, इसको हम शी से भी जानते हैं, शी तो वैसे मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया, शी बोलते नहीं है, इसको हम बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसी चीज को आप नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NHE। ठीक है, एक तो ये चीज बता दिया। दूसरा बच्चे इसके अंदर डाउट की देखो क्या रहता है कई बार स्टूडेंट्स को, कि हाइड्रोजन तो एक गैस है, गैस की इलेक्ट्रोड कैसे हो सकती है? बिल्कुल आपकी सही बात है, गैस तो कभी इलेक्ट्रोड की फॉर्म में नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन जो गैस है ना उसको इलेक्ट्रोड की फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो ये आपने एक सॉल्यूशन लिया, एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं हम यहाँ पे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। सपोज आपने HCl के यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ली, इसके अंदर आपने एक प्लेटिनम की ऐसे वायर लगा दी, प्लेटिनम की वायर। इस वायर को आपने यहां पे एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के साथ यहां पे रख दिया, इसके अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवाया। अब हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इस वायर के ऊपर यहां पे एड्सॉर्ब हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। हमने मतलब क्या किया, एक प्लेटिनम की वायर, प्लेटिनम इसलिए लेते हैं यहाँ पे क्योंकि प्लेटिनम जो है वो एक इनर्ट एलिमेंट होता है, ये इजिली रिएक्ट नहीं करता। इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोवाइड कर दी 298 केल्विन, और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे सप्लाई दे दी। तो आपने क्या देखा कि जब इस कंडीशन पे आप लगा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन का एड्सॉर्ब हो जाना, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, क्योंकि प्लेटिनम तो दिखता नहीं है ना। देखो इसी चीज को मैं सिर्फ अंदर वाला पोर्शन यहां बना के दिखाता हूं कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर हर तरफ हाइड्रोजन गैस जो है वो डिपॉजिट हो गई। तो आपको प्लेटिनम तो दिखेगा नहीं, पर हाइड्रोजन गैस क्योंकि इसके ऊपर डिपॉजिट हो चुकी है, इसलिए आप इसको क्या बोल देते हो, NHE। पर ये जो डिपॉजिट करवाया ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही करवाना है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, मतलब प्रेशर, जितने प्रेशर से आप यहाँ पे हाइड्रोजन की सप्लाई दे रहे हो, 298 केल्विन टेम्परेचर दे दिया,
और यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले ली। जब ये कंडीशंस आप लोगे तब जो हाइड्रोजन गैस उस पर एड्सॉर्ब हो जाएगी, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर। एक और चीज है हमारे पास यहाँ पे, हम ये हाइड्रोजन की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, देखो आप किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू निकालना चाहते हो, किसकी, ईएमएफ की या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसको हम ई नॉट से डिनोट कर देते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना ये, कि ये हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से करते हो या ईएमएफ से करते हो। मान लो आप ई नॉट की जो वैल्यू है वो निकालना चाहते हो किसी के लिए भी, सपोज कॉपर के लिए निकालना चाहते हो, ई नॉट फॉर कॉपर एलिमेंट, कॉपर के निकालना चाहते हो। अब कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी निकालनी है। ध्यान से सुनना बच्चे, टेंडेंसी जब भी निकालते हो ना किसी इलेक्ट्रोड की, तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हो, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली जाती है ना इलेक्ट्रोड की, स्टैंडर्ड वैल्यू हम जो निकालते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। वो हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 0। अगर इसी तरीके से अगर आप जिंक की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो ये भी आप विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हो, हाइड्रोजन। ये आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट किसी भी एलिमेंट की अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो वो आप किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, वो आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तभी उस वैल्यू को हम स्टैंडर्ड मानेंगे। और क्यों लेते हैं हाइड्रोजन, ये मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। इसलिए ये एक्चुअल वैल्यू देता है कॉपर की, जिंक की, प्लेटिनम की, कैडमियम की, जिसकी भी निकालना चाहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर आप किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो ईएमएफ, तो आप कैसे निकालते हो कि कैथोड पे ई नोड की वैल्यू क्या है और एनोड पे ई नोड की वैल्यू क्या है। ये अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके अंदर पॉइंट क्या दे रहा है, इफ स्टैंडर्ड ईएमएफ इज पॉजिटिव, अगर जो आप ये निकाल रहे हो नोट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। इसका मतलब है कि रिएक्शन होगी, रिएक्शन विल अकर। स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड, फिजिबल का मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड। और अगर यही ईएमएफ की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है, इफ स्टैंडर्ड ईएमएफ इज नेगेटिव, देन रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस और यू कैन से इट इज नॉट फिजिबल। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप प्रोसीड नहीं करेगी, ये रिएक्शन नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि वेदर इज रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो पहले ई नोट निकालिए, जो ऊपर फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूला को यूज करके पहले ई नोट निकाल लीजिए, और जब आपका आंसर आएगा उसके बाद आप फिजिबल और नॉट फिजिबल के बारे में बता सकते हो। ठीक। अब इसके अलावा जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए होती है सोल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को, वो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल यहां करेंगे, मैं वैसे वैसे आपको वो चीजें बताता जाऊंगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपको, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये आप ई नोट निकालना चाहते हो, ऑफ ए सेल। सेल आपको क्या दे रखा है, देखो ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ऑफ ए सेल, इफ कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर ये डबल एरो दिखा रहा है आपको, फिर एजी पॉजिटिव से एजी। ये जो बीच में दिखाया है इसको हम बोल देते हैं ब्रिज। आपने जब सेल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था ना, तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ठीक है, गिवन क्या आपको, ई नॉट जो गिवन है वो कॉपर के लिए गिवन है, और ई नोट जो गिवन है वो सिल्वर के लिए गिवन है। मतलब कॉपर और सिल्वर से मिलकर आपने एक सेल बनाया हुआ है, उसकी आपने स्टैंडर्ड ईएमएफ बतानी है। क्लियर। अब देखो समझिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ का ये फॉर्मूला है, हमें ई नोट ऑफ कैथोड चाहिए, ई नोट ऑफ एनोड, दो चीजें हमें चाहिए होती है इसमें। ठीक है, अब कैथोड एनोड कैसे, ये कैसे पता लगेगा, ये हमने सेकंड लेक्चर में आपको समझाया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको बताई गई थी, उसमें जो एलिमेंट ऊपर लाई करता है वो एनोड है, को मैं यहां लिख देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो जितना ऊपर होगा वो एनोड होगा, और जो नीचे जाते जाएंगे वो कैथोड बनता जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन से पता लग सकता है आपको। सपोज आपको पोजीशन नहीं मालूम, फिर हम क्या करेंगे, तो आप पोजीशन भूल गए, फिर एक और मेथड है उसको जानने का। जब भी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले हमेशा एनोड लिखा जाता है और बाद में हमेशा कैथोड लिखा जाता है, और ये बीच में क्या है, ब्रिज। तो ये ट्रिक बन गई हमारे पास एक बहुत अच्छी, इसको आप ए बी सी से जान सकते हो कि पहले हमेशा सॉल्ट के अंदर जब भी सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो पहले हमेशा एनोड लिखा जाएगा,
फिर ब्रिज लिखा जाएगा, फिर कैथोड, मतलब कॉपर यहाँ पे एनोड है और सिल्वर यहाँ पे कैथोड है। आप इसको यहां भी चेक करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कॉपर पहले आता है और सिल्वर बाद में आता है, तो पहले वाला हमेशा एनोड होता है और बाद वाला कैथोड, ये हमने लिखा है यहाँ पे। तो दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैथोड एनोड वाली प्रॉब्लम तो हमारी सोल्व होगी कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, ये तो हमें पता लग गया। अब आते हैं ई नोट पे कि इनकी ई नोट की वैल्यू, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पर इसके अंदर आपको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं। हमने देखो पीछे अभी पढ़ा, मैंने आपको यहां बताया था कि ई नोट जो है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल की फॉर्म में होना चाहिए, इसी को स्टैंडर्ड मानते हैं रिडक्शन को। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल को ही लेना है हमेशा। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ देखो, रिडक्शन जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो ई नोट की वैल्यू हमेशा रिडक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में दे रहा है आपको? कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, बिल्कुल ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में ही है। जब कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी कॉपर बनेगा, तो ये वैल्यू तो आपकी सही है। दूसरी पे आ जाओ, सिल्वर वाली वैल्यू चेक करो, एजी पॉजिटिव से एजी बन रहा है, ये भी आपका सही है। देखो जब चार्ज कम होता है ना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जब चार्ज कम होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या है? चार्ज कम होना। यहाँ 2 से 0 हो रहा है, यहाँ 1 से 0 हो रहा है। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने की फॉर्म में आपको डाटा गिवन है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड है, हमें इसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ई नोट इक्वल्स टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, ये जो आप कैलकुलेट करोगे ये ई नोट किसकी आएगी? सेल की। कैथोड कौन है हमारे पास? यहां पे चेक कर लीजिए, कैथोड आपके पास सिल्वर है, तो सिल्वर की वैल्यू कितनी है? 0.80 माइनस एनोड कौन है हमारे पास? कॉपर। कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34। 0.34 इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा 0.46। चेक कीजिए, इतना ही आ जाएगा ना, तो ये आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, और इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्ट्स। तो जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आप इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन इज फिजिबल, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, ये सेल जो है वो काम करेगा। क्लियर? तो ये था बच्चे हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। और भी देखो हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या है। ये आपको सेल दे दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर सेल के अंदर जो पहले लिखा होता है वो एनोड होता है, फिर ब्रिज आता है, फिर कैथोड आता है। ठीक है, तो एनोड कैथोड की वैल्यू हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई। फॉर्मूला क्या है? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड कौन है? कैडमियम। कैडमियम के लिए ये वैल्यू गिवन है आपको ई नॉट की। चेक कीजिए, क्या ये गेन की फॉर्म में है? +2 से 0 बन रहा है, बिल्कुल गेन की फॉर्म में है, तो ये वैल्यू आ गई -0.403। माइनस एनोड पे आ जाते हैं, चेक कीजिए, ये एनोड की वैल्यू कौन है? एनोड जिंक। क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन की फॉर्म में? नहीं, देखो ये वैल्यू गिवन है आपको Zn2 पॉजिटिव, ये तो चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ये गिवन है +0.763। हमने पढ़ा कि अगर उल्टा करना हो तो क्या करें, इसको अगर उल्टा लिख देता हूं मैं, Zn2 पॉजिटिव से Zn, बताया था आपको पीछे कि साइन चेंज हो जाएगा, जो वैल्यू प्लस में थी वो वैल्यू किस में आ जाएगी? अब माइनस में आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -0.763। चेक कीजिए दोबारा, ये पॉइंट समझ आ गया ना आपको? ये इनकी वैल्यू जो गिवन थी वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की फॉर्म में गिवन है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो हमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में चाहिए, इसलिए आपने इसको वैल्यू को रिवर्स कर दिया, प्लस की जगह पे माइनस का ले लिया। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या बनता है? -0.403, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, तो ये प्लस आ जाएगा आपका 0.763। तो 0.763 और 0.403 इसको आप सोल्व कर लो, यहां पे माइनस करके देखो क्या वैल्यू बनती है? 16 और यहां पे आ जाएगा आपका 3, तो ये वैल्यू आ गई प्लस में 0.361 वोल्ट। ये हमारा इसके अंदर आंसर बन जाएगा। अब ये भी आपका क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपकी जो रिएक्शन है ये कैसी है?
फिजिबल रिएक्शन। ये भी आपकी जो रिएक्शन होगी इट विल बी फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द सेल, निकाल दिया। साथ में क्या कह रहा है, ऑल्सो राइट द सेल रिएक्शन। कहता है इसके अंदर रिएक्शन भी लिख के दिखाओ। जो ऊपर ये मेंशन था ना जिसको हमने एबीसी में मिल गया, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। पर आपसे क्या पूछ रहा है, सेल रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है बच्चे, देखो जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव। इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। जिंक से क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव। तो ऑब्वियस है ये कैसे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना होगा। फिर क्या आ रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम, चेक कर लीजिए, कैडमियम 2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बना होगा 2 पॉजिटिव से कैडमियम, ये बन गया। इसको आप इकट्ठा लिख दीजिए। जो चीज कैंसल आउट हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो कर दीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए, क्या बच गया, Zn प्लस कैडमियम 2 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव प्लस कैडमियम। तो दिस विल बी सेल रिएक्शन। ये हमारी सेल रिएक्शन बन जाएगी इसका। क्लियर, इस तरीके से आप इसमें सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आपने रिडोक्स चैप्टर में +1 में भी किए थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक रिडोक्स का ही पार्ट है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिंपल आ रहे हैं, जैसे कि हम अब कर रहे हैं, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और रिडोक्स सेक्शन जो हमने पढ़ा था +1 में, वो भी इतना ही था। उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं आए थे, उसमें बैलेंसिंग आ गई थी। पर जो आप अब पढ़ोगे इन क्वेश्चंस के बाद, मतलब जो हम अगला टॉपिक करेंगे नर्नेस इक्वेशन, उसके अंदर आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको समझाए जाएंगे कि कैसे किए जाएंगे। अब हम मूव करते हैं बच्चे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यही आपने निकालना है। रिएक्शन दे दी, सेल रिएक्शन आपको दे रखी है इसमें, और आपको ई नोट की वैल्यू गिवन है। अब चेक करो जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव। मैं यहां लिखता हूं, देखो साइड में, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर हो गया। कॉपर क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन, और इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब ये क्या हो रही है, रिडक्शन। इतना समझ आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता लगी। पर हमें तो बच्चे क्या चाहिए था, कैथोड एनोड। हमारा जो फॉर्मूला है देखो वो क्या है, ई नॉट ऑफ सेल, वो क्या है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हमें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं, हमें तो कैथोड एनोड चाहिए। उसके लिए अब मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडेशन जो होती है ना, ऑक्सीडेशन ये हमेशा कहां होती है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड। इसको याद रखना है। ये मैंने अभी नहीं, आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होती है, एनोड पे, और रिडक्शन हमेशा कहां होती है, कैथोड पे। रिडक्शन अकर एट कैथोड। ठीक है। अब इस पॉइंट से हम एक नई चीज फाइंड आउट करेंगे। जिंक की क्या हो रही थी, देखो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिंक यहां पे किसकी तरह काम करेगा, जिंक विल एक्ट एज एनोड। ठीक है, यहां लिख देता हूं कि जिंक विल एक्ट एज एनोड। और इलेक्ट्रॉन गेन, रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की, तो कॉपर यहां पे किसकी तरह काम करेगा, कैथोड। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आपने एनोड और कैथोड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। अब आप वैल्यू देखते हैं। अब वैल्यू चेक करो, क्या इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में दे रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, बिल्कुल चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये वैल्यू तो ठीक है। कॉपर क्या ऐसे दे रहा है, नहीं, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, ये तो चार्ज बढ़ गया, उल्टा दे दिया। तो इसकी वैल्यू हम जो है उसको दोबारा लिख लेते हैं, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जो दिया हुआ था वो प्लस में आ जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट, ये प्लस में आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, जो ई नोट की वैल्यू है ना, ये दोनों केस में, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों में ही आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में चाहिए ई नोट की वैल्यू। समझ गए। ई नोट की वैल्यू के अंदर आपने कुछ नहीं चेक करना कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ई नोट की वैल्यू हमेशा 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 इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में ही चाहिए। ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें।
देखो कैसे आएगा। कैथोड कौन है? कॉपर। कॉपर की वैल्यू कितनी है? प्लस 0.34 माइनस एनोड कौन है? जिंक, और जिंक की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.76। सोल्व कर लो। प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। सम कर लीजिए इसका। 0.34 और 0.76 क्या आ रहा है? 0, 1, 1 और 1। ये वैल्यू आ गई प्लस 1.1 वोल्ट। क्लियर? तो ये हमारा इसके अंदर आंसर बन जाएगा 1.1 वोल्ट। ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये भी हमारा जो सेल है वो काम करेगा, रिएक्शन फिजिबल होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर? आई होप आपको ये थर्ड हमारी एग्जांपल जो है ये भी समझ आ गई। अब देखिए इसके अंदर एक और एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। ये लास्ट एग्जांपल है आज की। ये क्वेश्चन भी हम सोल्व करते हैं और फिर उसके बाद अपना अगला टॉपिक अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट बोला है इसके अंदर। आपको कह रहा है कैन ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन ए निकल मेटल। क्या आप कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसको निकल के मेटल के अंदर स्टोर कर सकते हो या नहीं? सिर्फ इतना पूछा, स्टोर कर सकते हो या नहीं। हम तो अपनी सेल रिएक्शन के हिसाब से ई नोट निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ निकल दे दिया, यहाँ कॉपर दे दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर निकल ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। इसका मतलब निकल जो है ये एनोड है और कॉपर जो है ये कैथोड है। ये ऊपर नीचे जो पोजीशन हमने देखी है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताई हुई है पहले, वहां से पता लग जाए। तो ये आपका एनोड आ गया और ये आपका कैथोड आ गया, इतना। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। आप इससे ई नॉट ऑफ सेल निकालते हो। अब चेक कर लो वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की फॉर्म में दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये तो लूज करने की फॉर्म में दे दिया, तो उल्टा करना पड़ेगा। ये भी लूज करने की फॉर्म में दे दिया, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। मतलब दोनों वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। यहां लिख देता हूं ई नॉट ऑफ निकल टू पॉजिटिव टू निकल इज माइनस 0.25। इसमें कह रहा है ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर इज प्लस 0.34। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं। कैथोड की वैल्यू क्या है? प्लस 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू क्या है निकल की? माइनस 0.25। क्लियर? इसको सोल्व कर लीजिए। प्लस 0.34 प्लस 0.25, इसको हम सोल्व करेंगे, बन जाएगा 549 और 325, 0.59 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। तो इसका मतलब ये भी आपका जो रिएक्शन है ये फिजिबल होगी। अब समझिए क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था फिजिबल है या नहीं, क्वेश्चन कुछ और पूछना चाहता था। इसमें क्या क्वेश्चन पूछना चाहता था, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि कैन ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन निकल वेसल। देखो मैं यहां बनाता हूं, आपके पास ये निकल का वेसल है, इसमें कॉपर सल्फेट का आपने सोल्यूशन डाल दिया। हम देख रहे हैं कि निकल और कॉपर ये तो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन फिजिबल है। अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी स्टोर्ड। देखो आप अगर इसको स्टोर कर दिया, ये तो आपस में रिएक्ट करके कुछ और बना देगा। पर हम किस लिए स्टोर करते हैं किसी सॉल्यूशन को? कि जैसा हम रख रहे हैं हमें वैसा मिले। जबकि ये तो आपस में रिएक्शन शो कर रहा है, हम तो नहीं चाहते कि आपस में रिएक्शन शो करे। इसीलिए आप इसको इस वेसल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। समझ आ गया ना? इसके अंदर ये नहीं पूछ रहा था रिएक्शन फिजिबल है नहीं, इसमें पूछ रहा था स्टोर कर सकते हैं नहीं। अगर आपस में रिएक्ट ही कर गए तो नई चीज बन जाएगी कुछ, हम तो नहीं चाहते ऐसा हो। इसलिए इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ए वेसल ऑफ निकल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। न्यूमेरिकल्स को अपने आप भी करके देखना एक बार यहां से करने के बाद। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।